फ्रेंड्स, हाउ आर यू? ओनली यूपीएससी पर मैं शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। हम लगातार पीटी स्पेशल कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने मॉडर्न इंडिया पढ़ना शुरू किया था। इतिहास सेक्शन हम जो इसमें पढ़ रहे हैं, इतिहास का मॉडर्न इंडिया। और हमने पिछली क्लास में समझा था कि भारत में किस प्रकार वामपंथ का उदय होता है। उसमें हमने एम एन राय का जिक्र किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की बात की थी और वामपंथ को भी हमने समझा था। इस क्लास में हम उससे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि उसके बाद में घटनाक्रम किस प्रकार घटित हुए। तो साम्यवादी का जो काम था शुरुआत में, उन्होंने मजदूरों को इकट्ठा करना शुरू किया। वो मजदूर चाहे किसी उद्योग में लगे हुए थे या किसी कंस्ट्रक्शन में लगे हुए थे, यानी कि जो मजदूर थे उनमें अपनी एक पहचान जो उन्होंने बनानी शुरू की, क्योंकि वो एक समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने कई छोटे छोटे दलों का निर्माण करना धीरे धीरे क्या किया, शुरू किया। ठीक है, तो आरंभ में जो है इन्होंने एक छोटे छोटे दलों को जो है निर्माण करना क्या किया, शुरू किया। तो नवंबर 1925 में नवंबर 1925 में नजरुल इस्लाम, मुजफ्फर अहमद, हेमंत कुमार सरकार, इन सब ने मिलकर के लेबर स्वराज पार्टी की स्थापना की। लेबर स्वराज पार्टी, लेबर स्वराज पार्टी की स्थापना की। इसमें नजरुल इस्लाम थे, इसमें हेमंत कुमार सरकार थे, ईटीसी। तो इन नेताओं ने एक पार्टी बनाई और उसके थ्रू इन लोगों ने जो है काम करना शुरू किया। लेबर स्वराज पार्टी जो था, ये कांग्रेस के अंतर्गत ही काम कर रहा था, यानी कि कांग्रेस से बाहर काम नहीं कर रहे थे। ये कांग्रेस से जुड़े हुए नेता थे और ये एक अलग से मोर्चा टाइप का बना करके जो है अपना काम कर रहे थे। ठीक है, एक और जो है पार्टी बनी, बंबई लेबर कांग्रेस पार्टी। एक और पार्टी महाराष्ट्र में बनाई गई, बंबई लेबर कांग्रेस पार्टी। ठीक है, उसके बाद में पंजाब में कीर्ति किसान पार्टी की स्थापना 1923 में हुई। कीर्ति किसान पार्टी, कीर्ति कीर्ति किसान पार्टी, इसकी स्थापना हुई पंजाब में 1923 में, कीर्ति किसान पार्टी। ठीक है, कीर्ति किसान पार्टी की स्थापना, इनका भी वही था। ये साम्यवादी विचारधारा के लोग थे, मजदूरों को इकट्ठा करना, जो और छोटे मोटे काम चाहे जो है जनता के अधिकार के हों, उनसे उनको लेकर के उनके मुद्दे को उठाना इनका काम था। ठीक है, उसके बाद में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई। लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई। तो ये अलग अलग जो है बहुत सारे संगठन मिल करके एक तरीके से साम्यवादी विचारधारा को लेकर के क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। अब इन सभी पार्टियों को मिला करके एक पार्टी की स्थापना की गई, जिसे कहा गया वर्कर्स और पीजेंट्स पार्टी। ठीक है, वर्क्स एंड पीजेंट पार्टी। ठीक है, तो वर्क्स एंड पीजेंट पार्टी की स्थापना की गई 1928 ईस्वी में। ठीक है, 1928 ईस्वी में वर्क्स एंड पीजेंट्स पार्टी की स्थापना की गई। इसका मुख्य काम था कांग्रेस के भीतर रह करके, कांग्रेस के भीतर ही रह करके किसानों के लिए
या जो मजदूर हैं, जो ट्रेड यूनियन, जो बाद में ट्रेड यूनियन बनता है, और जो ट्रेड यूनियन के मजदूर हैं उनके लिए काम करना, ठीक है। तो इन्होंने एक पार्टी का गठन किया और उसके बाद में ये उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। अब अंग्रेजों ने जब ये देखा, चूंकि अंग्रेज जो थे वो कैपिटलिस्ट थे, पूंजीवादी थे, क्योंकि उनके यहाँ जो है पूंजीवादी विचारधारा की ही जो है सरकारें चल रही थी, तो उनको एक थ्रेट महसूस हुआ, किससे? इन साम्यवादियों से। इन साम्यवादियों से उनको एक थ्रेट महसूस हुआ और इसलिए उन्होंने किया क्या कि इनका विरोध करना शुरू किया और धीरे धीरे इन नेताओं पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया, ठीक है। तो 1928 में एक पब्लिक सेफ्टी बिल नाम का जो है एक पब्लिक सेफ्टी नाम का एक बिल आया और उस पब्लिक सेफ्टी बिल के नाम पर इन्होंने 30 से अधिक साम्यवादी नेताओं को पकड़ करके जेल में डाल दिया, पब्लिक सेफ्टी बिल को लेकर के, ठीक है। और इसी पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करने पर जो है लाला लाजपत राय ने विरोध किया था, उनकी मृत्यु हुई थी। और आपको याद होगा कि भगत सिंह और उनके 2 और मित्र, चूँकि भगत सिंह भी कहीं ना कहीं लेनिन से जो है प्रभावित थे और रूस की उस क्रांति और साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित थे, तो उन्होंने भी इसका विरोध किया और चूंकि नेताओं को जेल में डाला गया तो इससे सारी चीज़ें जो हैं भगत सिंह को नागवार गुजरी और वो भी विरोध में कूद पड़े, ठीक है। तो इन नेताओं को पकड़ा गया और इनके ऊपर पब्लिक सेफ्टी बिल के तहत और इनके ऊपर मेरठ षड्यंत्र केस जो है चलाया गया, मेरठ षड्यंत्र केस चलाया गया, ठीक है। तो ये मेरठ षड्यंत्र केस जो है बड़ा फेमस है, तो मेरठ षड्यंत्र केस चलाया गया। अब जब ये नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, चूंकि कांग्रेस के भीतर रह के ही काम कर रहे थे, तो जो कांग्रेस के आला नेता थे वो भी इनके समर्थन में उतरे। तो इस केस में गांधी जी नेताओं से मिलने जाते हैं मेरठ, पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि नेहरू जी और M.A. अंसारी, ठीक है, M.A. अंसारी, ये 2 जो है ये वकील के तौर पर जो है मेरठ षड्यंत्र केस में जो मुकदमा होता है वो इन नेताओं के तरफ से लड़ते हैं, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, M.A. अंसारी थे और कई इसमें नेता थे, जिसमें S.C. छागला थे। और तो ये 3-4 जो है बड़े वकील थे उस वक्त देश के। इन लोगों ने मेरठ षड्यंत्र केस में इन नेताओं के पक्ष में जो है वकालत की और गांधी जी चूंकि उनसे मिलने गए, तो ये पूरा था वो मामला जिससे वर्क्स एंड पीजेंट पार्टी बनती है और जो है उसका विरोध करने के लिए अंग्रेज़ों ने पब्लिक सेफ्टी बिल लाया और नेताओं को बंद किया ताकि इस आंदोलन को दबाया जा सके। लेकिन यह आंदोलन दबा नहीं, यह आंदोलन और कई रूपों में जो है आगे बढ़ता चला गया। 1934 में एक घटना होती है, 1934 में भारतीय साम्य दल को बैन कर दिया जाता है, यानी कि प्रतिबंधित कर दिया जाता है। भारतीय साम्य दल को 1934 में प्रतिबंधित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये घटनाक्रम लगातार चल रहे हैं, ठीक है। इसमें आगे होता है कि आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण मिल करके एक अलग मोर्चा कांग्रेस के अंतर्गत ही बनाते हैं, जिसका नाम है कांग्रेस समाजवादी मोर्चा, ठीक है। कांग्रेस समाजवादी मोर्चा बनाते हैं और कांग्रेस के भीतर ही रह करके कांग्रेस के अंदर समाजवादी तत्वों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग बनाते हैं, जो कि काफ़ी पहले बना लिया था इन्होंने, इससे पहले ही। सुभाष चंद्र बोस भी उसमें शामिल होते हैं, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। कहीं ना कहीं आज़ादी के उस दौर में
जो वामपंथ और साम्यवाद का एक रिस करके जो है एक स्वाद आ रहा था आज़ादी में, वो चाहे छोटे मोटे किसी मोर्चे के रूप में या नेताओं की विचारधारा उस वक्त जो है कहीं ना कहीं साम्यवाद की तरफ धीरे धीरे झुकती जा रही थी। और इसका परिणाम भी आप देखेंगे कि नेहरू चूंकि समाजवादी व्यक्ति थे, आप जानते होंगे, नहीं जानते जान लीजिए कि नेहरू समाजवाद के पक्षधर थे। और हालांकि वो उस समाजवाद के पक्षधर नहीं थे जिनका जो है मुखिया जो ये क्यूबा और वियतनाम और ये रसिया हुआ करते थे। वो फेबियन समाजवाद जो था, जो कि इंग्लैंड से संचालित होता था, उससे जुड़े हुए थे, लेकिन समाजवादी तत्व उनके विचारधारा में थे। और भारतीय आज़ादी में भी समाजवादी तत्वों का अच्छा खासा स्थान था। ठीक है, तो ये था पूरा साम्यवाद, वामपंथ और जो है समाजवाद का भारतीय आज़ादी में भूमिका। अगली क्लास से हम पढ़ना शुरू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उसके बाद में उसका घटनाक्रम किस प्रकार आगे चलता है और उसके बाद में वो किस प्रकार देश की आज़ादी तक वो घटनाएं चलती रहती हैं। ठीक है, तो उसको हम अगली क्लास से पढ़ना शुरू करेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।